स्वागत है वन बुक बिफोर स्लीप में। आपने आज की रात हमारे साथ वक्त बिताने का निर्णय लिया है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। आज के समय में जब दुनिया सोशल मीडिया के चकाचौंध और अनंत वेब सीरीज की ओर भाग रही है, आपने इस पुस्तक का चुनाव किया। ये दर्शाता है कि आप कुछ अलग हैं, कुछ असाधारण। आप ज्ञान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज की रात हम जिस पुस्तक के बारे में बात करेंगे वो है द आर्ट ऑफ वॉर। ये पुस्तक सदियों से युद्ध की रणनीति और जीवन के संघर्षों की कला पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती आई है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसे न केवल सेना के अधिकारी बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी पढ़ते हैं और इसकी सराहना करते हैं। इसकी प्रशंसा माइकल जैक्सन से लेकर बिल गेट्स तक ने की है। इस पुस्तक के लेखक सन त्सू एक महान चीनी सैन्य जनरल थे। उन्होंने इस पुस्तक को युद्ध की रणनीतियों के अलावा जीवन की अनेक चुनौतियों और संघर्षों के माध्यम से बेहतर बनाने की कला सिखाने के लिए लिखा। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, ये एक विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश है, तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं। एक अध्याय, एक विचार, एक सबक। शुरू करते हैं। सन त्सू एक चीनी सैन्य जनरल थे जो रणनीतिक कला के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म चीन के प्राचीन युग में हुआ था और उन्होंने अपने अनुभवों से यह पुस्तक लिखी। उनका उद्देश्य था युद्ध को समझने और जीवन की कठिनाइयों के साथ संभालने के लिए गहन ज्ञान प्रदान करना। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ शांत होता है, तब हम अक्सर अपने मन की गहराइयों में झांकने का समय पाते हैं। इन्हीं क्षणों में हम पुरानी पुस्तकों की ओर खिंचते हैं, उन विचारों की ओर जो हमें समझने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। आज ऐसी ही एक पुस्तक के बारे में बात करेंगे, द आर्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कला। ये एक प्राचीन चीनी ग्रंथ है जिसे सुन त्सू ने लिखा था। इस पुस्तक में युद्ध की रणनीतियों और योजनाओं का गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बार हमें रणनीति या योजना की जरूरत पड़ती है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो करियर से जुड़ा हो या जीवन के किसी अन्य पहलू से, योजना बनाना कितना आवश्यक होता है। सुन त्सू का कहना है कि बिना योजना के युद्ध में उतरने का मतलब है हार को न्योता देना। इसके लिए एक छोटी सी कहानी आती है। मान लीजिए आप एक बड़े खानदान के बेटे हैं जिनके ऊपर परिवार के व्यवसाय को संभालने की जिम्मेदारी है। घर में रोज बड़ों की बातचीत सुनते हैं। बेटा, व्यापार ऐसे नहीं चलाया जाता। योजना बनाओ, सोचो कि कैसे आगे बढ़ना है। शुरुआत में ये बातें शायद पुराने जमाने की लगें, लेकिन जब आप खुद से व्यवसाय में कदम रखते हैं तब समझ आता है कि धैर्य और योजना का महत्व क्या होता है। सुन त्सू बताते हैं कि युद्ध का परिणाम पहले से ही तय हो सकता है यदि योजना सटीक हो। दरअसल ये केवल युद्ध की बात नहीं है, बल्कि हर उस स्थिति की बात है जहां प्रतिस्पर्धा होती है। सोचिए, एक परीक्षा की तैयारी को लेकर अगर आप बिना योजना के पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आप सच में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं? परीक्षा के दिन से पहले रात को आंखों में नींद और दिल में घबराहट का होना तय है। लेकिन अगर आपने समय से पहले विषयों को समझने और उन्हें दोहराने की योजना बनाई है तो निश्चिंत होकर आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब सुन त्सू की बातों को देखते हैं। उनका मानना था कि एक सफल रणनीति के लिए खुद को और अपने प्रतिद्वंद्वी को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप खुद को जानते हैं और अपने दुश्मन को भी, तो 100 लड़ाइयों में कभी हार नहीं होगी। क्या यह केवल युद्ध के लिए है या फिर यह आज के जीवन के दौर में भी लागू होता है? जब हम अपने करियर के लिए योजना बनाते हैं तो हमें अपनी कमियों और क्षमताओं के साथ साथ बाजार की स्थिति को भी समझना होगा। जैसे चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के साथ बातचीत करते समय हम अक्सर अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में चर्चा करते हैं। एक दोस्त कहता है, यार मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि वहां से तुरंत सुझावों की बौछार शुरू हो जाती है। स्थान कहाँ है, खर्चा कितना होगा, कितने कर्मचारी चाहिए। ये सभी प्रश्न योजना का हिस्सा हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि योजना के बिना कोई भी व्यवसाय सफल नहीं हो सकता। सुन त्सू की एक और महत्वपूर्ण सलाह थी, युद्ध की कला धोखे में है। इसका मतलब ये नहीं कि हर परिस्थिति में धोखा देना चाहिए, बल्कि यह कि अपनी रणनीति को छुपा कर रखना चाहिए। जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी चाल का अंदाजा नहीं देते तो आप अपने पक्ष को मजबूत बनाते हैं। सोचिए, जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो अंदर ही अंदर एक योजना होती है कि किस विषय को पहले कवर करना है, कहां से अधिक प्रश्न आ सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस योजना को साझा नहीं करते तो ये आपकी समझदारी है, क्योंकि प्रतियोगिता में हर व्यक्ति अपने लिए लड़ रहा होता है। ये सब सुन त्सू की प्राचीन बातों का सार है जो आज भी सटीक बैठता है। जब हम अपनी जिंदगी में योजना और रणनीति का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने हर लक्ष्य को एक सफल युद्ध की तरह जीतते हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ये योजना कैसे अमल में लाई जा सकती है और कैसे हम सुन त्सू के इन प्राचीन सिद्धांतों को अपनी आधुनिक जिंदगी में लागू कर सकते हैं।
क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए? तो चलिए एक और रात, एक और कहानी के साथ मिलते हैं। आज की रात वन बुक बिफोर स्लीप में आपका स्वागत है। रात का यह समय जब सब कुछ शांत हो जाता है और हम अपने भीतर की आवाज सुनने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हमारे पास एक विशेष किताब है, द आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें सुन त्जू ने युद्ध की कला को विस्तार से समझाया है। आज हम बात करेंगे युद्ध की शुरुआत के बारे में, युद्ध का सही समय और अवसर। अब जरा सोचिए, क्या युद्ध सिर्फ तलवारें और सेनाएं हैं या इसमें कुछ और भी है? सुन त्जू हमें बताते हैं कि युद्ध में सफलता का आधार सही समय और अवसर चुनने में है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब आप घर में डिनर बनाते समय यह तय करते हैं कि कौन सा मसाला कब डालना है। अगर सब कुछ सही समय पर ना हो तो स्वाद बिगड़ सकता है। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध में भी यही बात लागू होती है। सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। भारतीय जीवन में हम अक्सर अपने परिवारों के साथ बैठकर निर्णय लेते हैं। कोई बड़ा करियर निर्णय लेना हो या शादी का, सब कुछ सही समय पर करना चाहते हैं। यही तो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है। सुन त्जू का यह ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। वह समझाते हैं कि जब भी युद्ध में उतरना हो, पहले अपने संसाधनों और परिस्थितियों का सही आकलन करें। क्या यह समय सही है? क्या हमारी तैयारी पूरी है? क्या हमारे पास पर्याप्त संसाधन है? अब एक पल के लिए सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा कदम उठाने का सोच रहे होते हैं, क्या आप उस पल को केवल जोश में बहकर चुन लेते हैं या पहले ठंडे दिमाग से सोचते हैं? जैसे चाय बनाते समय पानी को सही तापमान पर उबालना जरूरी है, वैसे ही जीवन में कोई भी युद्ध सही समय पर होना चाहिए। सुन त्जू की बात को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होती है। मान लीजिए नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं। क्या आपने सोचा कि ये सही समय है या नहीं? आपके पास कितनी बचत है? नौकरी का बाजार कैसा है? इन सवालों के जवाब ढूंढने में सुन त्जू का यह सिद्धांत मदद कर सकता है कि हर कदम सोच समझकर उठाएं। इसी तरह आइए एक छोटे से उदाहरण पर ध्यान दें। एक बार एक साधारण किसान ने एक राजा को चुनौती दी कि वह अपने छोटे से खेत में अधिक फसल उगा सकता है। राजा ने हंसते हुए उसकी बात को चुनौती मान लिया। किसान जानता था कि उसे सही समय पर बीज बोने और सही मौसम आने तक इंतजार करना होगा। किसान ने समय का सही आकलन किया और फसल उगाई। उसने न केवल राजा को चौंका दिया, बल्कि यह भी साबित किया कि सही समय पर सही निर्णय ही सफलता दिला सकता है। सुन त्जू हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे दुश्मन की स्थिति का अवलोकन करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक वैसा ही जैसे क्रिकेट में होता है, बल्लेबाज को गेंदबाज की चाल समझनी होती है। सही समय पर सही शॉट खेलना ही जीत दिला सकता है। युद्ध में हमें अपने प्रतिद्वंदी की ताकत और कमजोरी का सही आकलन करना चाहिए। अगर हम ये समझ लें कि हमारे दुश्मन की कमजोरी कहाँ है, तो हम उसी क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। ये तो वही बात हुई जैसे रसोई में मसाले का सही संयोजन करना हो। अगर कहीं कुछ कम या ज्यादा हो जाए तो पूरा व्यंजन बिगड़ सकता है। अब जरा सोचिए, जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी समस्या का सामना करते हैं, तो क्या हम अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरी का सही आकलन करते हैं या हम आवेश में निर्णय लेते हैं? सुन त्जू हमें धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ाते हैं। उनकी ये सीख हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई भी युद्ध हो, बाहरी या भीतरी, सही समय और स्थिति का आकलन करना अत्यंत आवश्यक है। रात के इस शांत समय में जब हम इन विचारों में खो जाते हैं, सुन त्जू का यह संदेश हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतारने के लिए प्रेरित करता है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन के युद्धों में किस तरह से प्रवेश करते हैं? क्या हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं? और अगर नहीं, तो कैसे हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी आधुनिक जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। इस विचार के साथ रात को अलविदा कहते हैं कि अगली बार जब किसी भी निर्णय का समय आए तो सुन त्जू के इस ज्ञान को याद रखें। सही समय और सही अवसर ही सफलता की असली कुंजी है। अब जब अगला अध्याय शुरू होगा, हम जानेंगे कि युद्ध में धोखे की कला क्या होती है और कैसे इसका उपयोग सही समय पर किया जाए। तब तक के लिए शुभ रात्रि और मीठे सपनों से भरी नींद लें। जब हम द आर्ट ऑफ वॉर की बात करते हैं, तो इस समय की रात्रि में जब चांदनी खिड़की पर धीरे धीरे फैल रही हो, हमें वो बातें सोचने पर मजबूर करती हैं जो अक्सर भाग दौड़ में खो जाती हैं। आज की रात हम हमला यानी आक्रामकता और उसका प्रबंधन की बात करेंगे। ये विषय सुनते ही आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं, जैसे क्या आक्रामकता जरूरी है? क्या इससे हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो इसका सही तरीका क्या है? सुनीति की बात की जाए तो युद्ध का असली उद्देश्य जीतना ही नहीं होता, बल्कि बिना लड़े जीतने की कला समझना होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमारे भारतीय घरों में माँ अक्सर कहती हैं, बिना लड़ाई के प्यार से बात सुलझा लो। सुनीति का मानना है कि युद्ध में सबसे बड़ी ताकत होती है आपके मन की। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम किसी संकट में होते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग ही होता है जो हार मानने लगता है, लेकिन अगर हम मन को शांत और केंद्रित रखें तो कई बार बिना लड़े ही जीत हासिल कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम किसी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में होते हैं तो हम कितनी बार ये एहसास होता है कि हमारे सामने वाले ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया है।
ठीक वैसा ही है जैसे क्रिकेट का कोई अच्छा बल्लेबाज आपकी गेंदबाजी के हर पहलू की जांच पड़ताल कर चुका हो। सुनीति यहाँ पर यही कहते हैं कि अपने और अपने शत्रु के बल और कमजोरी को पूरी तरह से समझना चाहिए। ये ठीक वैसा है जैसा कि हमारे गांवों में कहते हैं, अपने को जानो, अपने दुश्मन को जानो, जीत सुनिश्चित है। आक्रामकता का दूसरा पहलू है कब और कैसे इस आक्रामकता को व्यक्त किया जाए, क्योंकि अंधाधुंध आक्रामकता से कई बार नुकसान होता है। क्या आपने कभी देखा है कि बारिश के बाद जब नदी उफान पर आती है तो वो अपने साथ कई चीजों को बहाकर ले जाती है? ठीक उसी तरह अगर हम अपनी आक्रामकता का सही समय और जगह नहीं चुनते तो हम खुद के लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। इसलिए सुनीति कहते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। अब इस बात को जीवन में लागू करें। जब आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर आपकी जानकारी, आपकी तैयारी, आपका आत्मविश्वास ही आपकी आक्रामकता होती है। आपके पास ज्ञान का भंडार हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे सही समय पर सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते तो शायद आप मौका चूक सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि रात को दिए जलाना याद रखना चाहिए, लेकिन दिन में उसकी जरूरत नहीं होती। सुनीति उस विचारधारा को भी प्रकट करते हैं जहां वे कहते हैं कि आक्रामकता का प्रबंधन आपके धैर्य पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक पुराना वृक्ष भीषण आंधियों में भी टिक जाता है? वो अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखता है और अपने तनों को लचीला। आक्रामकता भी कुछ वैसे ही होनी चाहिए। हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में लचीलापन लाना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में जब परिवार या दोस्तों के साथ किसी मुद्दे पर बहस होती है तो हम अक्सर तात्कालिक प्रतिक्रियाएं दे देते हैं, लेकिन अगर हम उस समय थोड़ा धैर्य रखें और सोचें कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हम सही हैं या हमें सही साबित होना है, तब हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए हमें गियर बदलने का सही समय समझना चाहिए। युद्ध और जीवन की रणनीति में एक और महत्वपूर्ण बात है छल का उपयोग। लेकिन ध्यान रहे, ये चालाकी धोखे से अलग होती है। चालाकी वो होती है जब आप अपनी बुद्धिमत्ता से स्थिति का सबसे अच्छा प्रयोग करें। जैसे कभी कभी बाजार में दुकानदार कुछ छूट देते हैं जो ग्राहक को आकर्षित करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इसके बदले वो अपने अन्य उत्पादों की बिक्री बढ़ा लेंगे। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में परिस्थितियों का सही प्रयोग करना आना चाहिए। सुनीति की ये बातें न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपने करियर में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम अपनी आक्रामकता का सही उपयोग कर सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि कब हमें अपने विचार स्पष्ट रखने चाहिए और कब हमें थोड़ी चालाकी खानी चाहिए। तो आज की रात के इस विचारशील सफर में हम यही सीखते हैं कि आक्रामकता और उसका प्रबंधन एक कला है। ये सिर्फ बल की बात नहीं है, बल्कि बुद्धि, धैर्य और समय की समझ का मिश्रण है। क्या आप तैयार हैं इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए? अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम जानेंगे कि सुनीति और क्या बातें हमारे लिए संजो कर रखी है। क्या आप उत्सुक नहीं हैं ये जानने के लिए कि इस प्राचीन ज्ञान में और क्या रहस्य छिपे हैं? अगली बार के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है जानने को। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध और जीवन में कितनी समानताएं होती हैं? जब हम द आर्ट ऑफ वॉर के इस अध्याय यानी स्थान पर चर्चा करते हैं तो ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे हमारी अवस्थिति और भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, न केवल युद्ध में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी। सतुज कहते हैं कि युद्ध में स्थान का महत्व उतना ही है जितना कि सैनिकों का, और ये बात जीवन में भी लागू होती है। सोचिए, आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। अगर आपने सही समय पर सही स्थान का चुनाव नहीं किया और रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए तो क्या होगा? पहली ही मुलाकात में आपकी छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी तरह युद्ध में भी अगर स्थान का चुनाव सही नहीं होता तो पूरी रणनीति ध्वस्त हो सकती है। सन त्सू की दृष्टि में सही स्थान वो होता है जो दुश्मन के लिए कठिनाई उत्पन्न करे और अपने सैनिकों के लिए लाभकारी हो। अब अगर हम इसे अपनी जिंदगी में देखें तो क्या हम अपने जीवन में सही स्थानों और अवसरों को पहचान पाते हैं? जैसे जब आप अपना करियर चुनते हैं, क्या आप सही उद्योग या क्षेत्र का चुनाव करते हैं जो आपके कौशल और रुचियों के अनुकूल हो? तो उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के स्थान होते हैं, जैसे सपाट, संकरी, खड्डों वाले या पहाड़ी। प्रत्येक स्थान की अपनी विशेषता और चुनौती होती है। जीवन में भी हम विभिन्न स्थितियों से गुजरते हैं जो अपने आप में अनोखी होती हैं। कभी कभी हमें सपाट रास्ता मिलता है जहां सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, और कभी कभी हमें खड्डों से भरे रास्तों का सामना करना पड़ता है जहां हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर हम आधुनिक जीवन की बात करें तो डिजिटल युग में सोशल मीडिया भी एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र बन गया है। सही प्लेटफॉर्म का चुनाव, सही समय पर पोस्ट करना और सही श्रोता तक पहुंचना, ये सब वही रणनीति है जिसे संत तुज ने सैकड़ों साल पहले समझाया था। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका कौन सा सोशल मीडिया पोस्ट कब और कैसे वायरल होता है? ये सब आपके चुनाव और स्थान की रणनीति पर निर्भर करता है। सर तुज भी बताते हैं कि जब आप अपने स्थान का चुनाव करते हैं
तो आपको अपने दुश्मन के स्थान और उसके इरादों को भी ध्यान में रखना होता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने प्रतिस्पर्धियों की रणनीतियों को समझना पड़ता है। चाहे वह एक बिजनेस प्रतियोगिता हो या व्यक्तिगत संबंधों में मतभेद, अपने विरोधियों की चालों को समझकर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। यहाँ एक कहानी याद आती है। एक किसान था जो हमेशा अपने खेत का सबसे अच्छे स्थान पर चुना करता था ताकि फसल अच्छी हो। एक साल उसे एक नया स्थान मिला, लेकिन वह जानता था कि उस स्थान का पानी का स्रोत थोड़ा दूर है। उसने एक छोटी सी नहर खुदवाई ताकि पानी खेत तक पहुंच सके। जब सूखा पड़ा, तब उसके खेत की फसल अन्य खेतों से बेहतर रही। ये किसान का बुद्धिमानी भरा स्थान का चुनाव और उस स्थान के साथ जुड़ी चुनौतियों का सामना करने की रणनीति थी। संतज हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने स्थान को हमेशा बदलते परिवेश के अनुसार समायोजित करना चाहिए। जीवन में भी जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब हमें अपने स्थान और रणनीति दोनों को पुनः मूल्यांकन करना होता है। चाहे वह बदलती आर्थिक स्थिति हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ा निर्णय, हमारी सोच और स्थान का निर्णय एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अब जरा सोचे, जब हम किसी भी स्थिति में फंसते हैं, चाहे वो नौकरी में हो या जीवन के किसी अन्य पहलू में, क्या हमने कभी ये विचार किया है कि क्या हम सही स्थान पे हैं? क्या हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने स्थान का सही उपयोग कर रहे हैं? तुझ के ये सिद्धांत सैकड़ों साल पहले लिखे गए थे, लेकिन आज भी वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस तरह जब हम स्थान के महत्व को समझते हैं, तो यह केवल युद्ध की रणनीति तक सीमित नहीं रहता। यह हमें हमारे अपने जीवन में भी सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। अगली बार जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करें, तो ध्यान रखें कि संत तजु का यह ज्ञान आपके लिए भी कितना उपयोगी हो सकता है। और इस पर सोचते हुए अगली बार हम जानेंगे कि कैसे ये स्थान और परिस्थितियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और कैसे हम अपनी रणनीति को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए सोचिए कि आप किस स्थान पर खड़े हैं और क्या वो आपके लिए सही है। प्रिय दोस्तों, आज की रात जब चांदनी खिड़की से झांक रही है और आप अपने गुनगुने चाय के प्याले के साथ बैठे हैं, हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, ऊर्जा का सही उपयोग, जैसा कि द आर्ट ऑफ वार में सुन तजू ने बताया है। अब सोचिए, हमारे जीवन में ऊर्जा का महत्व क्या है। हमारे हर काम का, हर भावना का, हर सोच का एक स्रोत होती है ऊर्जा। इसी ऊर्जा की सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना ही असली कला है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या जीवन का। सुन तजू हमें बताते हैं कि युद्ध में जीत का राज है ऊर्जा का कुशलता से उपयोग करना। लेकिन क्या यह सिर्फ युद्ध के लिए है? बिल्कुल नहीं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जब हम करियर के रास्ते चुनते हैं या परिवार की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं, तब भी ये सिद्धांत उतने ही लागू होते हैं। अब जरा सोचिए, हम कितनी बार बिना सोचे समझे अपने ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझकर। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर यही ऊर्जा हम सही दिशा में लगाएं तो क्या हासिल कर सकते हैं? मान लीजिए आप एक करोड़ी भीड़ भरे शहर में रहते हैं। रोज सुबह ऑफिस जाने के लिए आपको लंबा ट्रैफिक झेलना पड़ता है। अगर आप इस कुंठा में अपनी ऊर्जा को खर्च करेंगे तो दिन की शुरुआत ही नकारात्मकता से होगी। लेकिन अगर आप इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने में करें, जैसे ऑडियो बुक सुनना जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, तो वही ऊर्जा आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। सुन तुजू के अनुसार ऊर्जा को केंद्रित करने की कला है अपने मन और विचारों को एक दिशा में लगाना। भारतीय घरों में अक्सर यह देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि हर बच्चे की ऊर्जा और रुचि अलग होती है? अगर हम बच्चों की ऊर्जा को उनकी खुद की रुचियों के अनुसार दिशा दें, तो शायद हमारे समाज में और भी रविंद्रनाथ टैगोर, AR रहमान या कल्पना चावला पैदा हों। एक और पहलू सुन तजू का है भ्रामक शक्ति। वो कहते हैं, ध्यान मत भटकाओ, शत्रु को भ्रम में रखो। अब ये सुनने में युद्ध की रणनीति लगती है, लेकिन ये हमारी रोजाना की जिंदगी में भी बहुत काम की है। सोचिए, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं और दुनिया आपके रास्ते में रोड़े अटका रही होती है, तब किस तरह आप अपनी मंशा को गुप्त रखते हुए अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। जैसे आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हर कोई आपसे उसकी जानकारी मांग रहा है। अगर आप उसे साझा कर देते हैं, तो शायद दूसरों की नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर दे। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जिसे सुन तजू ने बड़ी खूबसूरती से कहा है, अपनी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रखें, दूसरों के नहीं। ये तब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अक्सर हम दूसरों की सोच के आधार पर अपनी ऊर्जा को खर्च कर देते हैं। जैसे कोई कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, और हम उसे साबित करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। सुन तजू कहते हैं कि ऐसे में हमें खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह सोचकर कि हमारी लड़ाई किससे है, खुद के डर से, खुद की असफलताओं से, ना कि दूसरों के विचारों से। तो दोस्तों, आज की बातचीत को समेटते हुए सोचिए कि आप अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं।
जीवन की दौड़ में अपने मन की शक्ति को किस तरह निखार सकते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और अद्भुत अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। तब तक अपनी ऊर्जा को संजोएं, उसे सही दिशा में लगाएं और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आखिरकार क्या यह सब सीखने का इंतजार नहीं कर रहा है? अगली बार जब हम मिलेंगे हमारे पास और भी गहरी बातें होंगी साझा करने के लिए। तब तक मीठे सपनों के लिए शुभ रात्रि। आज की इस रात में जब चांदनी धीरे धीरे धरती पर अपनी चादर फैलाती जा रही है, हमारे पास बैठिए एक कप गर्म चाय के साथ। आइए द आर्ट ऑफ वॉर की एक दिलचस्प किस्मत से भरी कहानी को सुने जो हमें नेतृत्व और जीवन में रणनीति की बारीकियां सिखाती है। इस विशेष अध्याय में हम कमजोरी और शक्ति की बात करेंगे। सोचिए, जब हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ते हैं तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हम अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को पहचानें और अपनी शक्ति को समझें? सुन तुज कहते हैं कि लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को पहचानना। अब जरा सोचिए, एक महाभारत की कहानी हमारे दिमाग में आती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर सोच रहा था कि वह अपने ही बंधु बांधवों के खिलाफ कैसे लड़ेगा, तो क्या कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान नहीं दिया था? उन्होंने उसे बताया कि धर्म और अधर्म के बीच जब लड़ाई होती है तब व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें आत्मावलोकन करना होगा। अपने आप से पूछिए, मेरी क्या ताकतें हैं और मेरी खुद की कमजोरियां क्या है? अगर हम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचान पाएंगे तो हम अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को कैसे देख पाएंगे? यह आत्मचिंतन वैसा ही है जैसा एक किसान अपने खेत की मिट्टी को जानता है ताकि वो फसल की पौध सही कर सके। अब चलिए एक छोटी कहानी से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी थे, रामू और श्यामू। दोनों ही किसान थे, लेकिन उनकी जमीन की उपज में काफी फर्क था। रामू हमेशा सोचता था कि श्यामू की फसल क्यों इतनी अच्छी होती है। उसने एक दिन हिम्मत करके श्यामू से पूछा। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी जमीन की ताकत और कमजोरी को जानता हूं। मैं जानता हूं कि किस समय बारिश होगी, कब सूरज तेजी से चमकेगा, और उस हिसाब से मैं अपनी फसल को तैयार करता हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने संसाधनों और स्थिति की गहराई से समझ रखते हैं तभी हम अपने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को सही से समझ सकते हैं। सुन तुज इसी बात को कहते हैं कि अपनी और अपने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक चाय वाला जानता है कब चाय में अदरक डालना है और कब नहीं, वैसे ही हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। आधुनिक दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा हर जगह है, चाहे वह किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रमोशन के लिए हो या एग्जाम में टॉप करने की हो, हमें अपनी और दूसरों की क्षमताओं का सही ज्ञान होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कई बड़े व्यवसाय इसी सिद्धांत पर चलते हैं? वे मार्केट रिसर्च करते हैं, अपने प्रतिद्वंद्वियों की कमजोरियों को पहचानते हैं और उसी के आधार पर अपनी रणनीति बनाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, ये सब तो ठीक है, पर इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? सोचिए, जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले अपने कमजोर विषयों को पहचानते हैं और फिर उन पर काम करते हैं। इसी तरह जब आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप इंटरव्यू में खुद को बेहतर साबित कर सकें। सुन तस की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। इसे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। क्या हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत नहीं बना सकते? जी हाँ, हम कर सकते हैं। यही तो हमारी सच्ची जीत है। चलिए इस कहानी को यही विराम देते हैं, लेकिन यह सोचकर कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे सन त्सू की अगली रणनीति के बारे में। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि कैसे एक सच्चा विजेता बनता है? तब तक सुनहरी चांदनी में अपने विचारों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए और सोचिए कि आप अपनी रणनीति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। शुभ रात्रि। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, वो समय होता है जब हम अपने विचारों से मिलते हैं। और इसी शांत समय में आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ वॉर की। सुन त्सू की इस किताब में ऐसे विषय हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमारे आज की चर्चा का विषय है रणनीति, लंबी अवधि की योजना और दृष्टिकोण। अब जरा सोचिए, जब आप किसी यात्रा पर निकलते हैं, चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो, कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो या फिर घर के किसी कमरे को सजाना, हर बार हमें एक योजना की जरूरत होती है। यही रणनीति है। लेकिन रणनीति सिर्फ योजना नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है, एक लंबी अवधि की सोच जो हमारे हर छोटे बड़े कदम को दिशा देती है। सुन त्सू कहते हैं, रणनीति वह कला है जिसमें तब तक युद्ध में नहीं उतरना चाहिए जब तक आपके पास जीतने की स्पष्ट योजना न हो। ये बात आज के समय में भी कितनी सही लगती है। जब हम किसी करियर का चुनाव करते हैं, क्या हम बिना सोचे समझे एक राह पर चल पड़ते हैं या पहले योजना बनाते हैं? कई बार हम परिवार के दबाव में आकर कोई कोर्स चुन लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि काश हमने पहले सही से विचार किया होता। ये ठीक वैसे ही है
जैसे बिना तैयारी के परीक्षा में बैठना। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो किसान थे। एक के पास बड़ी जमीन थी और दूसरे के पास छोटी। जब फसल का समय आया तो पहले किसान ने बिना योजना के तुरंत बीज बो दिए, लेकिन दूसरे किसान ने पहले मौसम की जांच की, मिट्टी की सही पहचान की और फिर बीज डाले। असल में उसने अपनी छोटी जमीन के लिए एक लंबी अवधि की योजना बना ली थी। नतीजा ये हुआ कि दूसरे किसान की फसल अधिक और बेहतर हुई। ये कहानी हमें बताती है कि रणनीति सिर्फ बड़े संसाधनों की बात नहीं है, बल्कि सूझबूझ और सही दृष्टिकोण की है। आज के समय में जब हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार, शिक्षा या व्यक्तिगत लक्ष्यों में, हमें एक स्पष्ट और सुलझा हुआ दृष्टिकोण रखने की जरूरत होती है। क्या हम किसी बड़े शहर में जाकर करियर बनाना चाहते हैं, या फिर अपने छोटे से कस्बे में ही कुछ नया करना चाहते हैं? हर विकल्प के साथ एक रणनीति होनी चाहिए। एक कहावत है, धीरे चलो लेकिन सोच समझकर। कभी कभी ये धीमा कदम ही हमें दूर तक ले जाता है। अब बात करते हैं एक और पहलू की, दृष्टिकोण। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो क्या हमारी सोच केवल आज तक सीमित रहती है, या हम कल को भी ध्यान में रखते हैं? सुन तzu ने कहा है कि दृष्टिकोण का मतलब है आगे की सोच और संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाना। ये ठीक वैसे ही है जैसे शतरंज के खेल में बिसात पर अपने हर मोहरे की चाल को पहले से ही सोच लेना। आजकल की दुनिया में जहां एक क्लिक से सारी जानकारी मिल जाती है, क्या हम अपनी रणनीति को इतनी ही तत्परता से बनाते हैं? एक दोस्त के साथ चाय पर बातें करते हुए कई बार हम ये सोचते हैं कि काश हमारे पास भी एक लंबी अवधि की योजना होती, चाहे वो बचत का मामला हो या फिर किसी नए कौशल को सीखने का। हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। तो क्यों ना हम आज रात जब सोने जाएं, तब ये सोचें कि हमारी अपनी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम एक बेहतर रणनीति बना सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सुधार सकते हैं, और कैसे हम एक लंबी अवधि की दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इसी विचार के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे सुन्स की ये प्राचीन शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकती हैं। तब तक सपनों में अपनी रणनीति को सजाएं और अगली सुबह एक नई सोच के साथ जागें। रात के शांत पहर में जब चाय की चुस्की लेते हुए हम सुन तुज की किताब आर्ट ऑफ वॉर के विचारों में डूबे हैं, तो आइए एक विशेष अध्याय पर मनन करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग रणनीतियां। आपको याद होगा कैसे हमारे देश में बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि जीवन एक युद्ध भूमि है। जब स्कूल में अच्छे नंबर लाने की बात हो या फिर नौकरी के इंटरव्यू में सफल होने की, हर परिस्थिति की अपनी रणनीति होती है। सुन त्सु भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर लड़ाई को एक ही तरीके से लड़ा जा सकता है? क्या हमारे जीवन के हर मोड़ पर एक ही योजना काम कर सकती है? शायद नहीं। सुन त्सु के अनुसार रणनीति का सार इस बात में है कि हम अपनी परिस्थिति को समझकर उसी के अनुसार अपना रास्ता चुनें। जैसे एक किसान जानता है कि कौन सा बीज किस मौसम में बोया जाए, वैसे ही हमें भी समझना होता है कि किस परिस्थिति में कौन सी रणनीति अपनाई जाए। अब एक कहानी सुनिए। एक बार एक छोटे से गांव में दो व्यापारी थे। दोनों ही चाय की पत्तियों का व्यापार करते थे। एक बार बारिश इतनी अधिक हुई कि चाय की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। पहले व्यापारी ने सोचा कि इस साल तो कुछ नहीं हो सकता, और उसने खेती का काम छोड़कर शहर जाने का निर्णय लिया। जबकि दूसरे व्यापारी ने देखा कि बारिश के पानी से मिट्टी और भी उपजाऊ हो गई है। उसने नई योजना बनाई और अगले साल की फसल के लिए तैयारी शुरू कर दी। अगले साल उसकी मेहनत रंग लाई और उसने खूब मुनाफा कमाया। अब जरा सोचिए, किसकी रणनीति सही थी? सुन त्सु का कहना है कि हमें परिस्थिति की गहराई को समझना चाहिए। उन्होंने 5 मूल बातों पर जोर दिया: रास्ता, मौसम, इलाके की स्थिति, नेतृत्व और तरीका। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप सड़क पर चल रहे हों और अचानक से 4 रास्ते आ जाए। कौन सा रास्ता सही है, ये जानने के लिए हमें दिशा निर्देशों की जरूरत होती है। रास्ते का चुनाव एक ऐसा निर्णय है जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जैसे एक युवा जब अपने करियर के बारे में सोचता है, उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सही नौकरी का चयन करना, उसी मौसम में उस दिशा में आगे बढ़ना जैसी बात है। जितना समय पर आप सही चुनाव करेंगे, उतना सरल और सफल आपका जीवन होगा। फिर आता है मौसम, समय की महत्ता। हर चीज का एक सही समय होता है। शादी से लेकर व्यापार तक समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सोने का समय, जागने का समय, काम का समय, ये सब मिलकर ही हमारे जीवन को संतुलित रखते हैं। इलाके की स्थिति का मतलब है अपने आसपास के माहौल को समझना। यदि आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति और उनके व्यवहार को समझना आवश्यक है। ये उसी तरह है जैसे एक नई कंपनी में जॉब शुरू करने पर वहाँ के लोगों से तालमेल बनाना। नेतृत्व की बात करें तो सुन त्सु कहते हैं कि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपनी टीम की क्षमता को समझे और उसका सही उपयोग करे। जैसे एक परिवार का मुखिया जो अपने परिवार के सदस्यों की ख्वाहिशों और ज़रूरतों को समझता है और उसी के अनुसार फैसले लेता है।
अंत में आता है तरीका। सुनतोज का ये कहना है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सही तरीके से काम करने पर ही सफलता मिलती है, और तरीका भी परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए। जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए योजना बनाना और उसी के अनुसार काम करना। अब सोचिए, जब आपको जीवन में कोई चुनौती मिले, तो क्या आप एक ही तरीके से उसे हल करेंगे, या फिर परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाएंगे? सुन तुझ की ये शिक्षा हमें यही सिखाती है, हर परिस्थिति का विश्लेषण कीजिए और उसी के अनुसार अपनी रणनीति चुनिए। यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या हम अपनी रणनीतियों में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नए तरीके अपनाने के लिए तैयार हैं? ये वही चुनौती है जो सुनतज हमारे सामने रखते हैं। जैसे जैसे हम इस रात की गहराई में डूबते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये विचार और भी स्पष्ट होते जा रहे हैं। अगला अध्याय और भी रोमांचक है। सुनतज के अन्य ज्ञान से कुछ और बातें सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए? अगले भाग में हम जानेंगे कैसे सुनतज की रणनीतियां आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आधी रात का समय है, चाय का प्याला ठंडा हो रहा है और हमारे सामने है एक पुस्तक जो सदियों से युद्ध की कला सिखाती आई है, द आर्ट ऑफ वॉर। आज हम बात करेंगे उसके खंड सैन्य संचालन की। सुन तजू ने इस खंड में जो ज्ञान दिया है वह सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही प्रासंगिक है। अब जरा सोचिए, जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हमें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये मुश्किलें हमारे करियर से जुड़ी होती हैं, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों से, और इनसे निपटने का तरीका ही हमारा भविष्य तय करता है। सुन तजू कहते हैं कि सैन्य कार्यों का प्रबंधन समझदारी और सूझबूझ का खेल है। वे कहते हैं कि एक सफल सेनापति वही होता है जो अपने संसाधनों का कुशलता से प्रबंधन कर सके। क्या आप जानते हैं कि परिवार भी एक प्रकार की सेना ही है? हर सदस्य का अपना एक विशेष योगदान होता है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों की क्षमताओं को पहचानते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, तब हम एक सशक्त परिवार का निर्माण करते हैं। सुन तजू एक दिलचस्प बात कहते हैं, युद्ध में जितनी जल्दी हो सके सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। अब इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू करें? मान लीजिए आपके सामने कोई बड़ी चुनौती है। अगर आप उस पर समय बर्बाद करेंगे, उसे टालेंगे, तो वह समस्या और बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर आप उसे तुरंत और सही तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसे आसानी से पार कर लेंगे। जैसे कि हमारे जीवन में कितनी बार हम अपनी समस्याओं को समझने के लिए समय नहीं देते और सीधे समाधान की ओर भागते हैं। सुनतुल कहते हैं कि पहले समस्या को समझिए, उसके हर पहलू की जांच कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी कभी छोटी समस्याएं भी बड़ी बन जाती हैं? ये इसलिए क्योंकि हम उन्हें समय नहीं देते और बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। सुन तजू के अनुसार युद्ध का मूल उद्देश्य जीत नहीं है, बल्कि अशांति से बचना है। ये बात कितनी सटीक है हमारे जीवन के लिए भी। जब हम किसी विवाद में पड़ते हैं, हम अक्सर जीतने की कोशिश में लग जाते हैं, बिना ये सोचे कि उसके परिणाम क्या होंगे। हमें समझना चाहिए कि हर परिस्थिति में लड़ाई का समाधान नहीं है। कभी कभी शांतिपूर्ण बातचीत ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो सुन तज्जू कहते हैं वह यह है कि यदि आपके पास सीमित संसाधन है, तो आपको उनका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। अब इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? जैसे कि जब हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और हमारे पास बहुत कम समय होता है, उस समय यह महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। बिना दिशा के मेहनत करने से बेहतर है कि हम अपनी ताकत को एक निश्चित दिशा में लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी अपने दुश्मन को कम मत आंकिए। जीवन में कितनी बार हम अपने प्रतिस्पर्धियों को कम आंकते हैं और फिर हार जाते हैं। सुन तजू का ये कहना है कि हमें अपने प्रतिस्पर्धियों की ताकत को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी चाहिए। अब जब हम इस खंड के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो सोचिए कि कैसे आप सुन तजू की इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी के हर पहलू में लागू कर सकते हैं। क्या आप अपने परिवार को एक संगठित सेना की तरह नहीं देख सकते? क्या आप अपने जीवन की चुनौतियों को उसी तरह नहीं आंके जैसा एक समझदार सेनापति अपनी सेना के लिए करता है? आइए, अगली बार जब हम किसी समस्या का सामना करें, तो हम सुन तजू के इन ज्ञानवर्धक निर्देशों को याद करें। ये ज्ञान सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर युद्ध के लिए है। क्या आप तैयार हैं अगली चुनौती का सामना करने के लिए सुन तजू के साथ? अगली बार हम जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन विचार हमारे आज के डिजिटल युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो अगली मुलाकात तक शुभ रात्रि और मीठे सपने। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सफल टीम कैसे काम करती है? टीम वर्क का जादू, जिसका जिक्र सुन तज ने द आर्ट ऑफ वॉर में किया है, हमारे जीवन के हर पहलू में झलकता है, चाहे वो किसी ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या फिर हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां। आज हम इसी विषय पर थोड़ा गहराई से विचार करेंगे, संगठनात्मक संरचना और आदेश। सुनतुज कहते हैं कि एक सेना की सफलता उसकी संगठनात्मक संरचना पर निर्भर करती है। अब जरा सोचिए, जब हम घर पर एक उत्सव की तैयारी करते हैं, तो क्या सब कुछ बेतरतीब होता है? नहीं ना।
हर किसी की अपनी भूमिका होती है। कोई सामग्री इकट्ठा करता है तो कोई सजावट देखता है, कोई खाना बनाता है। इस प्रकार का संगठन ही सफलता की कुंजी है। सुन तुझका मानना था कि एक नेता को यह समझना चाहिए कि किस तरह आदेश देना है ताकि सेना में सामंजस्य बना रहे। ये बात एक ऑफिस टीम पर भी लागू होती है। जब बॉस अपने कर्मचारियों को आदेश देता है तो एक निश्चित संरचना होनी चाहिए। यह ऐसा ही है जैसे किसी संगीत समारोह में सब वादक अपनी अपनी धुन को एक साथ मिलकर बजा रहे हो। अगर उनमें तालमेल न हो तो वह संगीत कभी भी मनमोहक नहीं होगा। अब जरा अपने चारों ओर देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा समाज भी एक बड़े संगठन की तरह है, जहां हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है, चाहे वह शिक्षक हो, डॉक्टर हो या किसान। यदि हर कोई अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाए तो समाज सुचारू रूप से चलता है। संगठन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आदेश का पालन। सुन तुझ कहते हैं कि बिना स्पष्ट आदेशों के सेना में भ्रम और अव्यवस्था फैलती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे यदि किसी क्रिकेट टीम में कप्तान की ही बात न मानी जाए तो मैच जीतने की संभावना कम ही होती है। हमारे जीवन में भी, चाहे वह परिवार हो या कार्यस्थल, स्पष्टता और आदर के साथ आदेश दिए जाएं तो सफलता निश्चित होती है। लेकिन आदेश देना भी एक कला है। कभी कभी हमें अपने आदेशों को चाय की चुस्कियों के साथ साझा करना पड़ता है। जब हम अपनों के साथ बैठकर उनसे बातें करते हैं, उनके सुनते हैं, यह संवाद ही है जो संगठन को मजबूत बनाता है। जब आपके आदेश सहानुभूति और समझदारी के साथ दिए जाते हैं तो लोग उसे दिल से स्वीकार करते हैं। सुन तुझ का एक और महत्वपूर्ण बिंदु था सही व्यक्ति को सही काम सौंपना। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक फिल्म निर्देशक अपने पात्रों को उनकी भूमिकाओं के अनुसार चुनता है। अगर कोई किरदार गलत चुना गया तो कहानी की धारा बदल सकती है। हमारे जीवन में भी जब हम किसी को उसके गुणों के अनुसार काम देते हैं तो परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं। अब सोचिए, जब हम अपने जीवन को इस प्रकार की संरचना और आदेशों से सजाते हैं तो हम किस तरह की अद्भुत सफलता पा सकते हैं। चाहे वह एक परिवार हो जो अपने बच्चों को जीवन के सही मूल्य सिखा रहा हो, या एक कंपनी जो अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर एक बड़ी परियोजना पर काम कर रही हो। सुन तो उसकी बातों को अपनाते हुए क्या हम अपने जीवन में थोड़ी और स्पष्टता, थोड़ा और संगठन और थोड़ी और समझदारी नहीं ला सकते? जब हम अपने चारों ओर के लोगों को उनके गुणों के अनुसार प्रोत्साहित करते हैं और एक संगठित ढंग से काम करते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण भी करते हैं। इसी विचार के साथ मैं आपको आज के इस गहरे चिंतनशील रात में छोड़ता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में संगठन और आदेश किस तरह से आपकी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं? अगले अध्याय में हम इस विचार को और विस्तार से देखेंगे। तब तक मीठी नींद लीजिए और उन सपनों के बारे में सोचिए जो इन व्यवस्थाओं से सच हो सकते हैं। आज की रात जब सारी दुनिया सोने की तैयारी कर रही है और चारों ओर सन्नाटा छा गया है, तो आइए हम एक अनमोल ज्ञान की किताब द आर्ट ऑफ वॉर के एक खास हिस्से पर ध्यान दें। निर्णय लेने की कला। सुनी सुनाई बातों की तरह नहीं, बल्कि दिल से दिल की बातचीत करें। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब कोई निर्णय लेना पड़ता है। वो चाहे करियर के मोड़ पे हो, परिवार के किसी सदस्य के साथ संबंध में हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में। निर्णय लेना एक कला है और इसे हर दिन के फैसलों में शामिल करना चाहिए। अब जरा सोचिए, जब भी आप चाय की प्याली के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि यह छोटा सा निर्णय आपके पूरे दिन को कैसे प्रभावित कर सकता है? चाय पीने से आपकी थकान मिट सकती है, मन तरोताजा हो सकता है और साथ ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर आप सोचें कि चाय नहीं पीनी चाहिए तो हो सकता है दिन सुस्त बीते। ऐसे छोटे छोटे निर्णय भी हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। सुन तुझ कहते हैं कि एक कुशल योद्धा वही होता है जो अपने निर्णयों में स्पष्टता और दृढ़ता रखता है। अब इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? मान लीजिए आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। क्या आपको वही करना चाहिए जो आपके माता पिता ने कहा था, या जो आपका दिल कहता है? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे समाज में पारिवारिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। लेकिन सुन तुझका ये कहना है कि आपको अपनी खुद की परिस्थिति, अपनी ताकत और कमजोरी को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। एक कहानी याद आती है मेरे एक मित्र की। उसके सामने दो रास्ते थे। एक ओर परिवार का व्यवसाय संभालना था और दूसरी ओर उसकी खुद की रुचि थी फोटोग्राफी में। उसने परिवार की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय चुना, लेकिन उसका मन हमेशा फोटोग्राफी की ओर खिंचता था। आखिरकार उसने वह निर्णय लिया जो उसके दिल के करीब था और आज वह एक सफल फोटोग्राफर है। यह निर्णय लेने की कला ही है, सुनना, समझना और फिर साहस के साथ कदम उठाना। अब विचार कीजिए, क्या यह सब कुछ सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर लागू होता है या फिर हम इसे अपने पेशेवर जीवन में भी देख सकते हैं? एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो अपने कर्मचारी की खूबियों और खामियों को समझकर सही निर्णय लेता है। जैसे एक चतुर खेल का रणनीतिकार जो हर खिलाड़ी की भूमिका और स्थिति को समझकर खेल की चालें तय करता है।
तो क्या यह संभव है कि हम अपनी हर छोटी बड़ी परिस्थिति में इस कला का उपयोग कर सकें? बिल्कुल। जब भी अगली बार आप किसी निर्णय के दोराहे पर खड़े हों, तो थोड़ी देर ठहरिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए। हो सकता है ये आवाज आपको वही राह दिखाए जिस पर चलकर आप सच्ची संतुष्टि पाएं। सुन त्सु ने कहा था कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो बिना लड़े ही जीत जाता है, और निर्णय लेना भी इसी तरह का एक युद्ध है, अपने भीतर की आवाज के साथ, अपने आसपास के दबाव के साथ। ये कला आपके भीतर पहले से ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब जब आप अपनी आंखें बंद करके सोने की तैयारी करें, तो इस सोच के साथ कि अगला निर्णय जो आप लेंगे वह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। आइए इस ज्ञान के साथ अगली रात के लिए तैयार हों, क्योंकि हर रात एक नई कहानी की शुरुआत है, और हर कहानी एक नया सबक। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, एक नया अध्याय, एक नया विचार और एक नई दिशा लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुभरात्रि और सपनों की मीठी दुनिया में खो जाइए। आज रात जब चांदनी खिड़की से छनकर आपके कमरे में आ रही है, तब हम बैठते हैं एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो सदियों से महत्वपूर्ण रहा है, परिणाम। द आर्ट ऑफ वॉर में सुन तुज इस विषय पर गहराई से विचार करते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग दादा दादी हमें जीवन के सबक समझाते हैं, वैसे ही सुन तुज हमें बताते हैं कि किसी भी कार्रवाई के परिणाम का आकलन कैसे किया जाए। अब जरा सोचिए, जब हम अपने जीवन में किसी निर्णय को लेते हैं, तो उसका हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर और यहां तक कि हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा। हर कदम, हर फैसला एक लहर की तरह होता है जो दूर तक जाकर असर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी लहर भी समुद्र को कितना हिला सकती है? सुनतस कहते हैं कि हर युद्ध से पहले उसके परिणाम को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल युद्ध के मैदान के बारे में नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी करियर का चयन करते हैं, तो केवल उसकी चकाचौंध को देखकर ही नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। क्या वो नौकरी हमें संतोष देगी? क्या हम उससे सीखेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो हमें अपना सच्चा रास्ता खोजने में मदद करेगी? हमारे आसपास के समाज में कई बार हम परिवार, मित्रों और यहां तक कि समाज के दबाव में आकर फैसले ले लेते हैं। अगर आपने कभी शादी या करियर का निर्णय लिया है, तो आपको पता होगा कि इन मुद्दों पर हर कोई अपना नजरिया रखता है, लेकिन अंत में ये आपका जीवन है और आपके फैसलों के परिणाम आप ही को भुगतने होते हैं। सुनतज ये जानते थे, इसलिए वे कहते हैं कि किसी भी कार्रवाई के पहले उसके परिणाम की स्पष्टता होनी चाहिए। समझिए, जब हम घर में बैठकर गर्म चाय की चुस्की लेते हुए अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब सुनतज के ये विचार कितने प्रासंगिक हो जाते हैं। चाय की वो गर्माहट हमारे भीतर एक ठहराव लाती है, जिससे हम सोच सकते हैं कि हमारे फैसले किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वे हमें हमारी महत्वाकांक्षाओं तक ले जा रहे हैं, या हमें कहीं और भटका रहे हैं? जैसे हम भारतीय समाज में कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये विचार सुनतज के सिद्धांतों से कितना मेल खाता है ना? हम जो बीज बोते हैं वही फसल हमें काटनी होती है, इसलिए हमें अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब एक और पहलू पर ध्यान दें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सुनतज हमें यह भी सिखाते हैं कि केवल तर्क और योजना से ही नहीं, बल्कि भावनाओं को समझने से भी हमें निर्णय लेना चाहिए। जब हम किसी रिश्ते को निभा रहे होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हमारे शब्द और हमारे कर्म हमारे प्रियजनों के लिए क्या परिणाम ला रहे हैं। क्या हम सचमुच उनके लिए सही निर्णय ले रहे हैं, या केवल अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए? जरा सोचिए, हमारे देश के बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि पूर्णता में समय लगता है। सुनतज का यह सिद्धांत आधुनिक दिनों में भी उतना ही सटीक है। हर चीज का समय आता है और हर फैसले का परिणाम भी अपने समय पर आता है। अतः धैर्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। क्या आप कभी सोचते हैं कि जब हम कार चलाते हैं, तो हमें हमेशा आगे की सड़क का ध्यान रखना होता है? हमारी हर क्रिया का एक सीधा परिणाम होता है। अगर एक मोड़ पर ध्यान नहीं दिया, तो हमारी यात्रा में अनचाही घटनाएं हो सकती हैं। यही सिद्धांत सुन हमें सिखाते हैं, हमें अपनी यात्रा का हर कदम ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। अंत में सुनतज का यह संदेश कितना अद्भुत है कि हर कार्रवाई का परिणाम होता है, और इसे समझना और जानना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जैसे हम रात में सोने से पहले अपने दिन भर के कर्मों का आकलन करते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन के बड़े निर्णयों का परिणाम पहले से सोचना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मुश्किल निर्णय के दोराहे पर खड़े हों, तो याद करें सुनतज की यह सीख। सोचिए, क्या यह निर्णय आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं? और इस सवाल का जवाब खोजते खोजते ही आपको मिल जाएगा अगले अध्याय का मार्गदर्शन। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हर परिस्थिति में अपनी रणनीति को बदलना एक कला है। तब तक मीठे सपनों की दुनिया में खो जाइए और वन बुक बिफोर स्लीप के साथ अपने जीवन की कहानियां बुनते रहिए। शुभ रात्रि। द आर्ट ऑफ वॉर एक ऐसी पुस्तक है जो हमें लड़ाई के मैदान के नियमों से परे जीवन के संघर्षों में भी मार्गदर्शन देती है। यह हमें केवल युद्ध कौशल नहीं सिखाती, बल्कि हमें जीवन के युद्ध में जीतने की रणनीतियां भी बताती है।
सुन त्जू की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को संघर्ष के समय में परख सकते हैं। पहला मुख्य बिंदु यह है कि किसी भी युद्ध में जीतने का सबसे बड़ा हथियार है स्वयं को पहचानना। जब तक हम अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई भी रणनीति कारगर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हर दिन हम खुद से ईमानदारी से सवाल पूछें, मैं कौन हूं, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरियां कहाँ हैं। दूसरा सबक है दुश्मन को जानना। चाहे वह आपके करियर में प्रतिस्पर्धा हो या जीवन की किसी अन्य चुनौती, अपने प्रतिद्वंदी की रणनीति समझने से हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे क्रिकेट में बॉलर की गेंदबाजी को समझकर बल्लेबाज उस पर रन बनाता है। तीसरा है सही समय पर सही निर्णय लेना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सही समय पर उठाए गए कदम ही सफलता की दिशा तय करते हैं। रिश्तों में, करियर में या किसी भी अन्य निर्णय में समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चौथा सबक है लचीलापन। जैसे एक वृक्ष तूफान में लचक कर खड़ा रहता है, ठीक वैसे ही हमें भी जीवन की परिस्थितियों में लचीलापन अपनाना चाहिए। ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंतिम विचार के रूप में सुन त्जू कहते हैं कि शांत मन से ही बड़े युद्ध जीते जाते हैं। जब दिल और दिमाग शांत होते हैं, तब हम सही निर्णय लेने की दिशा में बढ़ते हैं। यह हमें ध्यान और आत्ममंथन के महत्व की याद दिलाता है। जाने से पहले मुझे बताइए, नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया, कोई कॉन्सेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमा चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रख दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश न छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।